हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करना आभार। साथियों, मुझे आशा और उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, आप लगातार मेहनत कर रहे होंगे। साथियों, ये जो पेपर है आरपीएफ कांस्टेबल प्रीवियस ईयर का पेपर है, 24 जनवरी शिफ्ट 1 का पेपर आपके सामने है। साथियों, इसके पहले के हम 25 क्वेश्चन पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, आगे के क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलने वाले होंगे। साथियों, लगातार मेहनत करते जाइए, सफलता अवश्य मिलेगी। आपका नोटिफिकेशन अप्रैल में जारी कर दिया जाएगा। 15 अप्रैल से इसके फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएंगे। बढ़िया से मेहनत कीजिए, सारी क्लास बढ़िया तरीके से शानदार तरीके से हो रही हैं। आपके सामने है 26वां प्रश्न। एपिथे एपिजूटिका जिसे पैरों और मुंह का रोग कहा जाता है। जी हाँ साथियों, इसका इंग्लिश नाम भी ध्यान रखिएगा, एपिथे एपिजूटिका। क्या बोलते हैं? एपिथे एपिजूटिका जिसे पैरों और मुंह का रोग कहा जाता है, किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से, या फंगी की वजह से, या शैवाल की वजह से, या बैक्टीरिया की वजह से? तो साथियों ध्यान दीजिएगा, ये जो है एपिथे एपिजूटिका, ये जो है वायरस की वजह से होने वाला रोग है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, रेल बजट को आम बजट से अलग किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था? जी हाँ साथियों, रेल बजट को आम बजट से किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था? जेवीवीपी समिति, या एचिसन समिति, या एकवर्थ समिति, या मैकाले समिति? तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एकवर्थ समिति की सिफारिशों पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों? भारतीय रिजर्व बैंक, जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वरीयताओं में शामिल नहीं है। जी हाँ साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक की जो वरीयताएं हैं उस इनमें से क्या शामिल नहीं है? कृषि, या शिक्षा, या निर्यात ऋण, या सूचना प्रौद्योगिकी? तो साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वरीयताओं में सूचना प्रौद्योगिकी शामिल नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? ओलंपिक ध्वज, जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है? ओलंपिक ध्वज पहली बार किस वर्ष फहराया गया था? जी हाँ, ओलंपिक ध्वज पहली बार किस वर्ष फहराया गया था? 1896 में, 1942 में, 1920 में, या 1900 में? तो साथियों ध्यान दीजिएगा, ओलंपिक ध्वज पहली बार 1920 में फहराया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों? अगला प्रश्न है, किस कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया? जी हाँ साथियों, कौन से कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते पर समर्थन किया गया? बॉम्बे, लाहौर, कराची, या मद्रास? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, कराची कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों? बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है? जी हाँ, बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है बुराई से बचाओ, ऑप्शन बी है निर्भीकता, ऑप्शन सी है ज्ञानोदय, ऑप्शन डी है उपदेश। तो ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का अर्थ है निर्भीकता। क्या है? निर्भीकता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न आपके सामने है, अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है। जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न ये है कि अर्धसूत्री जो विभाजन होता है उसमें एक जनन कोशिका कितने भागों में विभाजित होती है? ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 16, ऑप्शन डी है 4। तो साथियों, अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका 4 भागों में विभाजित होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसने दिया? जी हाँ साथियों, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए है अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन बी है जोहानिस केपलर, ऑप्शन सी है आइजक असिमोव, ऑप्शन डी है आइजक न्यूटन। तो ध्यान दीजिएगा, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत आइजक न्यूटन ने दिया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? जी हाँ साथियों, क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है अपकेंद्रीकरण, ऑप्शन बी है निश्चयन, ऑप्शन सी है अनुमापन, ऑप्शन डी है सम्मिश्रण। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए अपकेंद्रीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? प्रश्न है साथियों, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कार्यालयों की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के तहत की गई? जी हाँ, प्रश्न क्या है? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कार्यालयों की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की गई? ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कार्यालयों की स्थापना भारत सरकार
अधिकार अधिनियम 1919 के तहत की गई थी? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पेशवा को नाना साहब के नाम से जाना जाता था? जी हाँ साथियों, निम्न में से किस पेशवा को नाना साहब के नाम से जाना जाता था? बालाजी बाजीराव, या सेकेंड है बाजीराव, या सी है बालाजी विश्वनाथ, या ऑप्शन डी है तात्या टोपे। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाना साहब के नाम से बालाजी बाजीराव को जाना जाता था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों? हमारा प्रश्न है, थोड़ा सा प्रश्न को बढ़िया से कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, ये बात अब समझ में आएगी क्लियर। हाँ, प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न है, निम्न में से सरकार को नियंत्रित करने के लिए जब वह साधारण नियमों का पालन नहीं करता, विपक्ष के सदस्यों द्वारा कौन सी असाधारण युक्ति का प्रयोग किया जाता है? एक बार प्रश्न को अच्छे से फिर से समझिएगा। निम्न में से सरकार को नियंत्रित करने के लिए जब वह साधारण नियमों का पालन नहीं करता, तो विपक्ष के सदस्यों द्वारा कौन सी असाधारण युक्ति का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है पॉइंट ऑफ ऑर्डर का, ऑप्शन बी है आधे घंटे की चर्चा का, ऑप्शन सी है विशेष उल्लेख का, या ऑप्शन डी है लघु अवधि चर्चा का। तो साथियों, इसके लिए जब वह पालन नहीं करते हैं नियमों का, तो विपक्ष के द्वारा पॉइंट ऑफ ऑर्डर लाया जाता है। क्या लाया जाता है? पॉइंट ऑफ ऑर्डर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हॉकी की शैली स्कूप को क्या कहा जाता है? जी हाँ, प्रश्न हमारा है, हॉकी की शैली स्कूप को और क्या कहा जाता है? जी हाँ, ऑप्शन ए है स्लाइस, ऑप्शन बी है बुल्स आई, ऑप्शन सी है फ्री किक, ऑप्शन डी है एरियल पास। तो ध्यान दीजिएगा, हॉकी की शैली स्कूप को और क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा एरियल पास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरियल पास। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी? जी हाँ साथियों, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1993, ऑप्शन बी है 1997, ऑप्शन सी है 1995, ऑप्शन डी है 1999। तो ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 1993 में की गई थी। ऑप्शन ए इसका प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1993 में प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न क्या है साथियों? उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन है? जी हाँ साथियों, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? ऑप्शन ए है शीतकालीन संक्रांति, ऑप्शन बी है ग्रीष्मकालीन संक्रांति, ऑप्शन सी है शिशिर विषुव, ऑप्शन डी है वसंत विषुव। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है ग्रीष्मकालीन संक्रांति। क्या होता है साथियों? ग्रीष्मकालीन संक्रांति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों? के अधिक के, जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है? के अधिक के जलग्रहण। जी हाँ, प्रश्न को समझ लेते हैं। से अधिक के जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी बेसिनों को बड़ी नदी बेसिनों के रूप में जाना जाता है। मतलब कितना जो क्षेत्रफल होता है, कितने से अधिक जल ग्रहण वाली जो नदियां होती हैं, उनको जो है तो बड़ी नदी बेसिन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्या उनका क्षेत्रफल 10,000 वर्ग किलोमीटर होता है, या उनका क्षेत्रफल 20,000 वर्ग किलोमीटर होता है, या उनका क्षेत्रफल 40,000 वर्ग किलोमीटर होता है, या उनका क्षेत्रफल 2,000 वर्ग किलोमीटर होता है? तो साथियों ध्यान दीजिएगा, 20,000 वर्ग किलोमीटर जिन भी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्रफल होता है, उन नदियों को बड़ी नदी बेसिन कहा जाता है। ठीक है, बड़ी नदी बेसिन किसे कहते हैं? जिनका क्षेत्रफल 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? आसूत जल विद्युत का है? जी हाँ, हमारा प्रश्न क्या है? आसूत जल विद्युत का है। जी हाँ, आसूत जल विद्युत का क्या होता है? सुचालक, या अतिचालक, या कुचालक, या अर्धचालक? तो ध्यान दीजिएगा, आसूत जल विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? जीएमटी का पूर्ण रूप है? जी हाँ साथियों, जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है? ग्रीनविच मेजर टाइम, या ग्रेट ब्रिटेन मेजर टाइम, या ग्रीनविच मीन टाइम, या डी गूगल मीन टाइम? तो साथियों ध्यान दीजिएगा, जीएमटी का पूर्ण रूप होता है ग्रीनविच मीन टाइम। क्या होता है साथियों? ग्रीनविच मीन टाइम। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न है 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने किसे हराकर विश्व कप जीता? जी हाँ साथियों, 1983 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें भारतीय क्रिकेट टीम ने किसे हराकर विश्व कप जीता? जिम्बाब्वे, या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी वेस्ट इंडीज? तो ध्यान दीजिएगा, 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने वेस्ट इंडीज को
हराकर कपिल देव की कप्तानी में फर्स्ट टाइम भारतीय क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता था? ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती जल विद्युत परियोजनाएं किस नदी पर स्थित है? जी हाँ साथियों, सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं वह किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है रावी, ऑप्शन बी है ब्यास, ऑप्शन सी है चेनाब, ऑप्शन डी है सतलुज। तो ध्यान दीजिएगा, सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती जल विद्युत जो परियोजनाएं हैं वह चेनाब नदी पर, किस नदी पर? चेनाब नदी पर संचालित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ साथियों, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है आर.सी. दत्त, ऑप्शन सी है एम.जी. रनाडे, ऑप्शन डी है सुब्रमण्यम अय्यर। तो ध्यान दीजिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? योग में स्वास्तिकासन किस मुद्रा को व्यक्त करता है? जी हाँ साथियों, योग में जो स्वास्तिकासन होता है वह किस मुद्रा को व्यक्त करता है? ऊंट को या मांगलिक को या टिड्डा को या कुत्ता को? तो साथियों ध्यान दीजिएगा, जो स्वास्तिकासन होता है वह मांगलिक मुद्रा को व्यक्त करता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कुट्रालम जलप्रपात कहाँ स्थित है? जी हाँ साथियों, कुट्रालम जलप्रपात कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु में, ऑप्शन बी है कर्नाटक में, ऑप्शन सी है केरल में, ऑप्शन डी है तेलंगाना में। तो ध्यान दीजिएगा, कुट्रालम जो जलप्रपात है वह तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? पुनरावर्ती परावर्तन। जी हाँ, हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न है हमारा पुनरावर्ती परावर्तन के कारण ध्वनि की प्रबलता कहलाती है। जी हाँ, पुनरावर्ती परावर्तन के कारण जो ध्वनि की प्रबलता कैसी कहलाती है? स्वरमान या प्रतिध्वनि या अनुनाद या अनुकंपन? तो ध्यान दीजिएगा, पुनरावर्ती परावर्तन के कारण ध्वनि की प्रबलता अनुकंपन कहलाती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? सेनकोट्टा दर्रा। जी हाँ, हमारा प्रश्न है सेनकोट्टा दर्रा मदुरै को से जोड़ती है। जी हाँ, सेनकोट्टा जो दर्रा है वो मदुरै को से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? चेन्नई से या पलक्कड़ से या कोट्टायम से या त्रिची से? तो ध्यान दीजिएगा, सेनकोट्टा जो दर्रा है वो मदुरै को कोट्टायम से जोड़ती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, ये 50 प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं। 50 पिछली वीडियो में हो गए थे, 50 इस वीडियो में हो गए। हर दिन हम जो है तो प्रीवियस ईयर के प्रश्न इस समय डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ही प्रीवियस ईयर हम डिस्कस कर लेंगे उसके बाद बढ़िया से अलग तरीके से जी की क्लास स्टार्ट करेंगे जो आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड सिद्ध होगी। हमारी जो है तो मैथ की क्लास भी स्टार्ट है, आप उस क्लास का भी आनंद ले सकते हैं। साथियों, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।